नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। रोज रात 9 बजे हमारी कोशिश होती है कि हम आपको खबर दें और उन लोगों की खबर लें जिनसे समाज को, देश को खतरा हो सकता है। हमारी कोशिश होती है कि हम खबरों को उसकी संपूर्णता में आपके सामने पेश करें। तो खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र का शहर नागपुर कैसे 8 घंटे के लिए बन गया था आगपुर। किसने शहर के अमनोचैन में आग लगाने की कोशिश की? वो शहर जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शहर है, वो शहर जो कि सांसद नितिन गडकरी को दिल्ली भेजता है, वो शहर जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आते हैं। आखिरकार नागपुर में आग क्यों लगी? औरंगजेब की कब्र का उठा विवाद कैसे नागपुर तक पहुंचा? इस पर हम खास तवज्जो डालने वाले हैं। हम आपको एक दूसरी खबर भी आज दिखाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कितनी देर में सुनीता विलियम्स की इस धरती पर अब सही सलामत वापसी हो रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि 9 महीनों में सुनीता और उनकी टीम ने वहां पर क्या क्या किया और इसके एवज में अमेरिका की सरकार को दैनिक भत्ते में कितनी मामूली रकम इन लोगों को मिलती रही। इस पर भी हम तवज्जो डालेंगे और हम आपको अलर्ट करने वाली एक और खबर ज़रूर दिखाएंगे जो कि आपको देखनी भी चाहिए। अगर आप मोमोज खाने के शौकीन हैं और ख़ासकर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ये हमारी खबर ज़रूर देखनी चाहिए जो इस बुलेटिन में आगे हम पेश करेंगे। आपकी सेहत और आपके विश्वास के लिए ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल आपको याद होगा इसी बुलेटिन में हमने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई थी कि कैसे नागपुर में हिंसा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ औरंगजेब की कब्र को लेकर सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको इस वक्त पे दिखाया था। रात करीब 9 बजे के आसपास की ये खबर थी। जब हम खबरों की खबर शुरू कर रहे थे, एनडीटीवी ने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे नागपुर शहर का एक हिस्सा हिंसा की आग में जल उठा। ये वो हिस्सा था जो महज 2 स्क्वायर किलोमीटर का है, महाल इलाके का इलाका। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि नागपुर से ही आते हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह हिंसा सुनियोजित थी, यानी योजना बनाकर प्लानिंग के तहत हिंसा को भड़काया गया। इस मामले में कई खुलासे हुए हैं, बयानबाजियां भी जारी हैं, राजनीति पर रोटियां भी सेकी जा रही हैं। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे 8 घंटे में नागपुर कुछ देर के लिए आगपुर बन गया था। से बड़े-बड़े पत्थरों के जरिए इन कारों को निशाना बनाया गया। उसके भेजे का उनका उद्देश्य क्या था वो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। वो जब यहाँ पर हमला हुआ उनके हाथों में बड़े-बड़े रॉड थे, ये पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है। दरवाजे पे भी लात मारी। अगर फुटेज देखोगे तो कूलर वगैरह उन्होंने पूरा पीछे खींच लिया था। 2 लोग कूलर के ऊपर चढ़ गए थे। खिड़की के अंदर फिर उन्होंने कांच और पत्थर मारे। सबसे बड़े टारगेट हमारे घर को किया गया है, बाद में हमारी गाड़ी को पेट्रोल पंप से जलाया गया है। फिर वो डर का माहौल इतना था वो कार जलने के बाद कि मैंने फिर जैसे ही थोड़ा शांत हुआ मैंने कार निकाला और शटर के अंदर डाला मैंने कि कहीं ये कार को ना जला दे। उसके पास बॉम्ब, सुतली बॉम्ब भी थे और बड़ी तादाद में फतरे और उनके हाथ में चाकू, तलवारें वो भी। शुरुआत इन तस्वीरों से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नागपुर में सोमवार की रात पूरे 8 घंटे तक जो कुछ हुआ वो क्यों एक बेकाबू आग से कम नहीं था। इन तस्वीरों को देखकर और बयानों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि कैसे शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक यानी पूरे 8 घंटे तक नागपुर का एक इलाका आग के गोलों की तरह धधकता रहा। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने मैं किसी फिल्म को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन फिल्म छावा ने छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को लोगों के सामने लाया और उसके बाद लोगों की भावनाएं भड़क उठीं। साथ ही औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बड़े पैमाने पर सामने आ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए और सभी को धैर्य रखना चाहिए। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे।
हिंसा शुरू होने के 26 घंटे बाद अब नागपुर के हालात सामान्य हैं। हम आपको सुनाएंगे कि मुंबई से लेकर नागपुर और दिल्ली तक अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन पहले बताते हैं मुख्यमंत्री फडणवीस ने और क्या कहा। सीएम के बयान में खास बातें ये हैं कि जो हमला हुआ वो सुनियोजित दिख रहा है। नागपुर के महाल में अचानक 80 से 100 लोग जुट गए थे। करीब 200 लोग उपद्रव में शामिल थे। एक ट्रॉली भरकर पत्थर मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिना जाति या धर्म देखे उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नागपुर में सोमवार को जो हिंसा हुई वो करीब 8 घंटे तक चली। महाल इलाके में औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। इसके बाद पथराव और आगजनी हुई थी। शाम 7 बजे महाल में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। अचानक पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस ने शांति की अपील करने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। तभी पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। 30 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 3 डीएसपी भी जख्मी हुए। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई। नागपुर हिंसा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि नकाबपोश लोग जमकर उत्पात मचाते हुए दिख रहे हैं। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हिंसा के बाद नागपुर की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखी उससे अंदाजा हुआ कि शाम 7 बजे के बाद करीब 8 घंटे तक किस तरह से हालात बेकाबू रहे। दरअसल आप इस पत्थर को देख सकते हैं, अगर इसको उठाने की कोशिश करूं तो भी आसानी से उठ नहीं रहा है। ये पत्थर जो है लगभग अगर देखें तो 3 से 4 किलो का आराम से पत्थर हो सकता है और इस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के जरिए इन कारों को निशाना बनाया गया। ये एक पत्थर नहीं है, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ तो दरअसल इन जैसी कारों में कई पत्थर जो है वो देखने को मिलेंगे। मैंने आगे इस कार में भी आपको तस्वीरें दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पत्थर जो है वो यहाँ पे इकट्ठा किए गए। इस इलाके को अगर देखें तो सीमेंट रोड है, आजू बाजू में यहाँ पर ये पेवर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा था कहीं से भी पेवर ब्लॉक जो है उखड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में ये जो पत्थर लाए हुए हैं ये कहीं ना कहीं साथ में ये दंगाई लेकर आए थे। इससे इसका अंदाजा जो है वो लगता है। भाई साहब क्या नाम है? गौरव खोंड। गौरव जी, किस तरह की धाराएं लगनी चाहिए और प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है लोगों से बातचीत करते हुए? अभी लोग तो कल के इंसिडेंट से थोड़े घबराए हुए हैं। हाँ। और उसके बाद में इनके ऊपर सीरियस धाराएं लगनी चाहिए मॉब लॉन्चिंग के लिए। हाँ। क्योंकि इस तरीके का कुछ होना इतने शांत शहर में वो भी बहुत बराबर बात नहीं है। उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था वो अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर हो। देखिए, रात भर तो हम दहशत में रहे। हाँ। वो जब यहाँ पर हमला हुआ उनके हाथों में बड़े बड़े रॉड थे। देख ही रहे कि किस तरह से सेफ्टी ग्लासेस फोड़े, तो इतने बड़े बड़े रॉड थे। बाद में ट्यूब लाइट जो रहता है वो ट्यूब लाइट था। ये पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है। बहुत आक्रामक स्थिति में वो लोग आए और सब लोग आपके घर को भी निशाना बना। हाँ, क्योंकि उन्होंने दरवाजे पे भी लात मारी। अगर फुटेज देखोगे तो कूलर वगैरह उन्होंने पूरा पीछे खींच लिया था। 2 लोग कूलर के ऊपर चढ़ गए थे। हाँ। यहाँ 2 व्हीलर लगी थी उसको गिरा दिया था और हमारे खिड़की के अंदर फिर उन्होंने कांच और पत्थर मारे। हाँ। जिसकी वजह से वो घर के अंदर भी आए थे और हमको वो भी लगा कहीं ना कहीं, तो वो डरावना था। तो आपको ये समझना चाहिए कि आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो 8 घंटे नागपुर के लिए बहुत भारी साबित हुए। आंकड़ों के जरिए अब आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। जो जानकारी पुलिस के मुताबिक अब तक सामने आई है, आधिकारिक जानकारी है, उसके मुताबिक अचानक करीब 200-250 लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। इस हमले में उनके शामिल होने का शक जताया जा रहा है। 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब तक 5 एफआईआर कर चुकी है, खुद कमिश्नर ने बताया। 30 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं।
3 डीसीपी लेवल के अधिकारी को भी चोट लगी है। 12 मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं, 3 कारों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम में जो क्रेन्स लगी हुई थी, वहां पर मेट्रो का काम चल रहा था, उन क्रेन्स को भी, क्रेन और जेसीबी मिला के कुल 3 हैवी व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये ताज़ा स्थिति है इस वक्त की जब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। नागपुर से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक तरह तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को शक है कि हिंसा एक साजिश के तहत फैलाई गई, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इस हिंसा के पीछे अहम मुद्दों को छिपाने या उनसे ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से इस आग में घी डालने का काम किया गया है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बचाव में क्या कहा जा रहा है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, क्या तर्क क्या वितर्क दिए जा रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझ जाइए। अच्छा, हातावर लागला. अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही. चलो, व्हेरी गुड. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीसीपी निकेतन कदम से वीडियो कॉल पर बात की। नागपुर की हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। जख्मी डीसीपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच उपद्रवियों की तलाश हो रही है। साजिश के तार ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। बात औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर शुरू हुई, लेकिन आगजनी और तोड़फोड़ तक कैसे पहुंची? नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। बाबरी मस्जिद हटाने को इनका विरोध था। अगर उनमें उतना दम है तो बाबरी मस्जिद हटाने के बारे में उनकी भूमिका उद्धव बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट करना चाहिए। उनका सपोर्ट था या विरोध था? अगर सपोर्ट था तो औरंगजेब की कब्र हटाने में क्यों विरोध कर रहा है? और औरंगजेब की कब्र हटाने को विरोध था तो बाबरी मस्जिद निकालने में आपका सपोर्ट था या विरोध था? ये भूमिका उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, ये सरकार पुरस्कृत घटना ऐसा मैं मानता हूँ। नागपुर की घटना ये सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है, वो एक तेलंगाना से आया एक डी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वहाँ कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, धर्मों में जाति में झगड़ा लगाने का काम वो कर रहा है। तो ऐसे नालायक लोगों को पहले जगह पर उनकी जगह दिखाना चाहिए। कुछ सिलेक्टेड लोगों ने अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए, भविष्य में कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी बनने के लिए इन लोगों ने दंगे फैलाए हैं। और कांग्रेस का इतिहास अगर हम देखें तो कई ऐसे लोग, आप पॉलिटिकल रिपोर्टर है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि कई ऐसे लोग जिन्होंने दंगे फैलाए, उनको अपोजिशन ने एमएलए और एमपी का टिकट दिया है और आज वो पार्लियामेंट और विधानसभा में भी है। विपक्ष का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर औरंगजेब के कब्र विवाद को तूल दे रही है ताकि दूसरी समस्याओं पर पर्दा डाला जा सके, खासतौर पर तब जबकि नागपुर मुख्यमंत्री फडणवीस का गृह जिला है।
ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस का गृह जिला है, उनका होम टाउन है, और उनके होम टाउन में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और अपने जो सहयोगी मंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ विधायक बार बार लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं उनको सख्त उन्होंने सूचना देनी चाहिए। नागपुर में जो दंगे हुए, उस दंगे में उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, कांग्रेस के कार्यकर्ता पथराव करते समय देखे गए। क्या कर रहे थे वहां पर वो? महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है कि वो पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद इनकी वो खुद प्रोवोकेशन किए। हिंसा की वजह अभी तक पता नहीं लग सके है, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम लोग डिटेन कर चुके हैं। इसमें लगभग 12 से 14 हमारे पुलिस कर्मचारी इसमें इंजर्ड है। कुछ उनको लिगामेंट टेयर हुआ है, कुछ उनको कुछ कट्स और बाकी माइनर्स है। नागपुर में हिंसा के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातों को लेकर मोर्चा खोला। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। शिंदे साहब बोल रहे हैं कि औरंगजेब जो है वो उसका महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। महिमा मंडन कर कौन रहा था? जो फिल्म आई थी उस फिल्म में भी वो उसको विलेन के तौर पर दिखाया गया और पूरा हिंदुस्तान का समाज औरंगजेब को एक क्रूर शासक के तौर पर जानता है, समझता है। अब ये कौन हालात बिगाड़ रहा था, क्या पुलिस कर रही थी, क्या इंटेलिजेंस कर रही थी, इन तमाम सवालों को लेकर हमने सोचा क्यों नहीं नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे बात की जाए। पुलिस के लोग इसमें घायल हुए, पुलिस कर्मियों को चोटें भी लगी हैं। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा कल की स्थिति के बारे में, जरा उनको सुनिए। महाराष्ट्र के मध्य नागपुर में हुई हिंसा के बाद नागपुर पुलिस पूर्ण तरीके से सतर्क है और फ्लैग मार्च कर रही है लगातार। इस मामले में महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, जो घटना हुई वो बेहद ही दुखद घटना थी। इस मामले में कहां तक जांच जो है वो हमारी पहुंची है? हम लोगों ने तकरीबन 50 लोगों को इस मामले में डिटेन किया है। सर, क्या चीज़ें जो हैं वो सामने खुल के आई हैं? इसमें ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को हम लोग पकड़ रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व हैं और जिस जिस तरह से वो इन्वॉल्व हैं उनका जो जो भाग था उसमें पार्टिसिपेशन था, उस हिसाब से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी जो इसमें सामने नज़र आते हैं उन लोगों को जो धाराएं लगाई हैं उस आधार पे आगे कार्रवाई करते रहेंगे। अब तक कितने लोगों को इस मामले में डिटेन किया है और सर गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं इस मामले में या नहीं? जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और क्योंकि 5 केसेस इसमें दाखिल हुए हैं, उन 5 केसेस में अलग अलग इसमें लोग हैं, उन सब के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। सर, नागपुर के कई इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। आप अभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूर्ण तरीके से सज्ज करने की कोशिश की जा रही है। सर, किस तरीके के और चीज़ें जो हैं वो नागपुर पुलिस द्वारा की जा रही हैं कि ऐसी अप्रिय घटना फिर से ना घटे? जैसे आप देख रहे हैं ये है हमारे जो बंदोबस्त में जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। कुछ एरियाज हैं जहाँ पे नो ट्रैफिक जोन हमने क्रिएट किए हैं
ताकि कोई भी लोग वहाँ पे फ्रीली घूम के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाए, उस तरीके से हमारी कार्रवाई चले। विवाद शुरू हुआ औरंगजेब की कब्र से। एक पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र नहीं रहेगी, एक पक्ष ये भी कह रहा है कि कब्र के रहने से क्या परेशानी है। हम आपको उस जगह पर लिए चलते हैं जहां औरंगजेब की कब्र है। जगह है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में खुलदाबाद का इलाका। आइए सुनते हैं उस जगह के लोग क्या कहते हैं जहां औरंगजेब की कब्र करीब 300 साल से ज्यादा वक्त से मौजूद है। हमारे सहयोगी मोहसिन शेख ने वहां के लोगों से बात की। खुलदाबाद में फिलहाल क्या हालात है और यहाँ के लोगों को इस सब मामले के बारे में क्या लगता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं खुलदाबाद में और जानते हैं खुलदाबाद के लोगों से इस हिंसाचार और ये जो खुलदाबाद में जो माहौल चल रहा है और औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का मामला है, इस पे खुलदाबाद के लोगों को क्या लगता है। खुलदाबाद की गलियारों में हम घूम रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं खुलदाबाद के फर्श गली में। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। मुझे ये बताइए, ये जो मामला चल रहा है आपको सब पता है ना? ये पता कुछ भी नहीं है, ये तो गंद महीना 2 महीने से चल रहा है यहाँ। ये वातावरण तुम्हारे लोग बहुत आ रहे हैं और यहाँ कुछ बताने को है नहीं। हमारा जो धंधा तो वही ठप हो गया, पूरा आउट हो गया। लोग गाइड लोग ये आ रहे नहीं, जायरीन लोग जो आते श्रद्धालु वो नहीं आ रहे। मतलब ये सब विवाद का फटका आपको बैठ रहा है? हाँ, बहुत फटका बैठ रहा है। रोजी रोटी हमारी बंद है। ये माल पैसे से माल ला रहे हैं, फेंकना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह की खबर जो है 318 साल पुरानी है, जो कि हमारी पीढ़ी ने देखा है। अब ये आज हमारे पीरियड की बात नहीं है कि हम जो उसको बता सकते हैं ना, आपकी बात है ना, आप उसको बता सकते। वो 300 साल पुरानी बात है, तो हमको तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये पीढ़ी है। तो यहाँ जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 48 साल हुकूमत की अखंड भारत के अंदर। जो अखंड भारत था पूरा देश, जिसमें उन्होंने हुकूमत की है 50 बरस, कोई बोलता 48 बरस, कोई बोलता 52 बरस। वो तो अब कोई है ही नहीं है। औरंगजेब बादशाह की खबर एक नाम, एक निशान है जो बाहर से टूरिस्ट आती है। यहाँ पर जो है सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है यहाँ, और सभी लोग आते हैं, सभी देखते हैं, जाते हैं। और वहाँ जो है उनके सूफी संत अज़ा ख़ान सैयद दाऊद सिराजी के उन्होंने वसीयत किए थे कि अगर मेरा कहीं भी इंतकाल हो जाए तो मुझे यहाँ ला के रखना, यहाँ पे उनके खत्मों में रखना। ये उनकी मांग थी, तो ये हुई। और ऐसी कोई बात ही नहीं, अब खबर है, उसको क्या कोई कर सकता। ये जो माहौल चल रहा है, कब्र निकाल के फेंकने की बात चल रही है, आप तो यहाँ के हैं, यहाँ का माहौल कैसा है? जिस तरह से बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप सर? सर, ये जो बातें जो चल रही है, ये सिर्फ राजनीति फायदे के वास्ते बात है सर। हमारे खुलदाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान हम सब मिलकर रहते हैं। यहाँ पे गणेश उत्सव जब निकाले जाता है तो मुसलमानों की तरफ से यहाँ पे उनका स्वागत होता है, वही दरगाह के सामने। वहाँ पे उनका फूल देके, केले देके उनका स्वागत करा जाता है। सब अच्छे से रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास में जो है खुलदाबाद में हिंदू मुसलमानों का बहुत भाईचारा है। अभी तक हमारे पास में सब त्योहारों में हम लोग सब साथ में मिलके करते हैं। हमारे पास कोई हिंदू मुस्लिम का वाद विवाद नहीं है। जहाँ पे ये औरंगजेब की कब्र है, वहाँ की ये ग्राउंड रियलिटी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, और जो रियलिटी है वो आपके सामने है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल जादव के साथ मोहसिन शेख, एनडीटीवी, खुलदाबाद, छत्रपति संभाजी नगर। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, उनके घर वापसी की। वो अंतरिक्ष में तीसरी बार गई हैं। गई थी 8 दिनों के लिए, लेकिन लौटने में लग गए हैं 286 दिन, यानी 9 महीने से भी ज्यादा। अब सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है। स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से वो भारतीय समय के मुताबिक कल तड़के 3:27 पर इस धरती को 286 दिनों के बाद छू पाएंगी। अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उनका स्पेसक्राफ्ट उतरेगा। पूरी दुनिया की नजरें सुनीता एंड टीम पर लगी हैं कि वो सही सलामत धरती पर पहुंचे और उनका वहां पर पूरी टीम का भव्य स्वागत हो। Above the Earth on the ISS. Of course, that we are coming back with Crew 9. सुनीता विलियम्स उस दुनिया से निकल चुकी हैं जहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं।
यानी इंसान जहाँ है वहाँ है। वो दुनिया अंतरिक्ष की दुनिया है, लेकिन उससे निकलकर अब वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर पहुँचने वाली हैं। क्रू 10 ने यहाँ तक का शानदार सफर तय किया है और मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा और अंतरिक्ष स्टेशन को देखा तो हमारे क्रू को कितनी खुशी हुई होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए तो 8 दिनों के लिए थे, लेकिन हो गए 286 दिन, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट से वो गए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई थीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स समेत चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को रवाना हुए। इनको लाने के लिए गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में चारों अंतरिक्ष यात्रियों के सवार होने के बाद सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद हुआ। उसके करीब 2 घंटे बाद 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। नासा के मुताबिक 19 मार्च को आधी रात के बाद 2:41 पर डीऑर्बिट बर्न शुरू होगा, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा, यानी इस पूरी प्रक्रिया में करीब 17 घंटे का समय लगेगा। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के समय में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन नासा के मुताबिक अभी तो लगता है कि तड़के 3:30 बजे के करीब फ्लोरिडा के समुद्र तट पर पानी में लैंडिंग होगी। सुनीता विलियम्स और दूसरे अंतरिक्ष यात्री जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से निकले हैं, उसके धरती पर आने से पहले अंतरिक्ष और वायुमंडल से उसे कई संघर्षों से होकर गुजरना पड़ेगा। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर धरती से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से 3000 किलोमीटर तक तो सिर्फ अंतरिक्ष ही है। इसके बाद धरती से ऊपर आसमान की तरफ 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी का वायुमंडल है। ये स्पेसक्राफ्ट 27000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करता है। प्रवेश के वक्त आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी भी गड़बड़ी से बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, इसलिए उस वक्त चुस्ती और मुस्तैदी का खास ध्यान रखा जाता है। एक बार अपने वायुमंडल में आने के बाद स्पेसक्राफ्ट का नियंत्रण ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट स्प्लैश डाउन को तैयार रहता है। समुद्र में स्पेसक्राफ्ट को उतारने को स्प्लैश डाउन कहते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पृथ्वी पर री एंटर करते हुए उसकी ओरिएंटेशन और डायरेक्शन को संभालता है स्पेसक्राफ्ट की। अगर उसमें कोई दिक्कत दिखे या कोई चीज लूज दिखे, कंप्यूटर बताए कि किसी भी गणना करके बताए कि कोई भी यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी खराबियां आ भी सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इन खराबियों को बहुत पहले से पकड़ लिया जाता है और इस तरह की घटनाएं, जो दर्दनाक घटनाएं हैं, वो रोक ली जाती हैं। इसलिए खराबियां आएंगी भी, लेकिन मुझे अच्छे से विश्वास है कि अब वो जो खराबियां हैं वो बहुत रेयर होती जाएंगी। और आज ये जो सुनीता विलियम्स जिसको वापस लाया जा रहा है, ये अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम एज ह्यूमंस ये कैपेबिलिटी बना चुके हैं कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो लोगों को स्पेस में रख के सेफली वापस लाया जा सकता है। वैसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों ही अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं और अमेरिकी नेवी के टेस्ट पायलट हैं, लेकिन उन्हें इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तैयारी के साथ नहीं भेजा गया था। हालांकि अपने पुराने अनुभव के आधार पर दोनों कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टिके रहे और तरह तरह के प्रयोग भी करते रहे। दूसरी तरफ जब दिवाली आई तो रोशनी के उस त्योहार के लिए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से बधाई संदेश भी भेजा। This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. दिवाली के बाद क्रिसमस भी आया और सुनीता विलियम्स और उनके साथी क्रिसमस तोहफों के साथ आनंद लेते दिखे। वहीं से फिर क्रिसमस मनाते हुए बधाई भी दी। And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation, everybody getting together and preparing stuff and just getting ready for the holiday. And a couple little things we have here with us to just prepare, which will be sort of fun in a couple days. So from all of us to all of you, Merry Christmas! लेकिन अब वो घड़ी टिक टिक करके नजदीक आ रही है।
जब सुनीता विलियम्स अपनी इस धरती पर उतरेंगी। The capsule's going about 15 or 16 miles per hour. एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। कोई 8 दिन के लिए जाए और करीब 9.25 महीने वहाँ फंस जाए, वो भी अंतरिक्ष में 3-4 लोगों के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े वक्त में कैसे समय कटा होगा, क्या मतलब कितनी सारी मन के अंदर भावनाएं आई होंगी। एक चीज़ और भी है, ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है कि जो धरती से अंतरिक्ष तक चला जाता है, अंतरिक्ष से वापस धरती तक आ जाता है। आपको इसके निर्माण के बारे में समझाता हूँ कि आखिरकार ये होता क्या है, कैसे बनता है। एक तरफ 15,000 डिग्री से ज़्यादा तापमान झेलने की इसमें क्षमता वाला होना चाहिए। उसकी रफ्तार 28 या 30,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अंतरिक्ष यान में सबसे अहम धातु जो इस्तेमाल की जाती है वो टाइटेनियम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तापमान झेलने में सक्षम होता है। इससे फ्रेम, बल्कहेड, धड़, लेकिन पैनल को बनाने के लिए इसमें काम लाया जाता है। वहीं टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर ब्लेड के निर्माण में भी ये अहम काम में आता है। दूसरी धातु जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्यूमिनियम की, और ये भी उच्च तापमान को झेलने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हल्के वजन के कारण इसका लचीलापन फायदेमंद रहता है, जिसमें अंतरिक्ष यान के धड़ के निर्माण में, उसके पंखों के लिए फ्रेम के साथ ईंधन टैंक और थर्मल सिस्टम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी धातु होती है स्पेसक्राफ्ट को बनाने में, वो है लोहा, जिसे बनाने वाले स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। ये एक तरफ तो पावरफुल और मजबूत होता है, तो दूसरी तरफ अलग अलग वातावरण में भी स्थिर बना रहता है। साथ ही तापमान प्रतिरोधी होने के कारण बाहर के प्रचंड तापमान को अंदर जाने से रोकता है। वहीं थर्मल कंडक्टर के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है, जो हीट सिंक, रेडिएटर और हीट एक्सचेंजर्स, बिजली के लिए वायरिंग, केबल, कनेक्टर वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम धातुओं के मिश्रण से एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि सुनीता विलियम्स को अपनी टीम के साथ सिर्फ 8 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वो गई थी उसमें गड़बड़ी के कारण उन्हें लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। भारत की चिंता सुनीता को लेकर इसलिए भी थी कि उनका मूल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भारतीय मूल के हैं जो अमेरिका में बस गए। अब सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं तो बोइंग की स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर पर सवाल उठ रहे हैं। यूं तो सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट पिछले साल अंतरिक्ष में गए तो थे महज 8 दिनों के लिए, लेकिन फंस गए लंबे समय के लिए। दरअसल बोइंग के जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे थे, वहां स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए। वहीं 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए, जो प्रोपेलेंट को थ्रस्टर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम होते हैं। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के सुरक्षित रूप से लौटने पर सवाल उठने लगे। इसीलिए नासा ने तय किया कि अंतरिक्ष यात्रियों के बिना ही स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को वापस बुला लिया जाए। माने कि हम कभी ना कभी मून पे और मार्स पे अपनी कॉलोनीज बनाएंगे, तो उसकी तैयारी के लिए हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लिया। लेकिन जब आप किसी जगह पे रहते हैं तो बाहर भी निकलना पड़ता है। इसीलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने वाले जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको स्पेस वॉक करनी होती है। इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, अपना सूट पहनते हैं जिसको स्पेस सूट कहा जाता है, जो उनको पानी और सांस के लिए उसमें ऑक्सीजन होती है उनके लिए, और फिर वो बाहर निकल करके काम करते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं स्पेस के एनवायरनमेंट में, क्योंकि वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है। हमारे को बचाने के लिए हमारी स्किन पे इमीडिएटली अगर बिना अल्ट्रावायलेट के आवरण के, अगर बिना एटमॉस्फेयर के आवरण के अगर स्किन पे हमारे किरणें पड़ती हैं, यूवी रेज पड़ती हैं, तो कैंसर की पॉसिबिलिटी रहती है, गामा रेज रहती हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन रहता है, तो उस सबको एक्सपोज करते हैं और उसी को स्पेस वॉक कहा जाता है। और हम जानते हैं सुनीता विलियम जी ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड स्पेस वॉक में बनाए हैं। ये एक्चुअली एक तरह की तैयारी है कि जब हमारे पास कोई स्पेस कॉलोनी होगी तो हम उसमें बाहर निकल के काम किस प्रकार से कर पाएंगे। हालांकि इस दौरान धरती पर तरह तरह की अटकलें चलती रहीं। बेशक उनको वापस लाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन अलग अलग कारणों से ये सब टलता रहा।
नासा ने स्पष्ट किया कि सुनीता समेत दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों को तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना होगा जब तक क्रू 10 वहां न पहुंच जाए, ताकि स्टेशन पर मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष यात्री रहे। दरअसल सुनीता विलियम्स एंड टीम क्रू 9 के रूप में वहां गए थे और नई टीम के पहुंचने से पहले वो निकल नहीं सकते थे। इस बीच 7 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब पत्रकारों ने ये मुद्दा उठाया तो ट्रंप ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। उन्होंने दोनों के स्पेस स्टेशन में अटके रहने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क से उन्हें वापस लाने के लिए पूछा है और उन्होंने हाँ की है। They left him alone. Biden left him up there. And what do you know about that? I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor. Can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. ट्रंप के बयान के बाद इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन के लिए ही जाना था, लेकिन वो अब 8 महीने से वहां हैं। स्पेसएक्स और एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजकर 6 महीने पहले उन्हें वापस ला सकता था, लेकिन बाइडेन के व्हाइट हाउस ने इसके लिए इजाजत नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने को कहा है और हम ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 2 हफ्ते पहले ही अपना मिशन भेजने का फैसला कर लिया था। क्रू 10 मिशन को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजे जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। क्रू 10 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था, जिसमें 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। इन्हें सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेनी थी, जिन्हें इसी स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था। कैनेडी स्पेस सेंटर पर इस मिशन के लिए काउंटडाउन जारी था कि अचानक 45 मिनट पहले लॉन्च को टालने का फैसला ले लिया गया। नासा ने ऐलान किया कि फाल्कन 9 रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम में दिक्कत आने के कारण लॉन्च को ऐन मौके पर टालना पड़ा। लेकिन अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स एंड टीम का वापस आना एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक ड्रैगन कैप्सूल ने अपने 49 मिशन पूरे किए हैं। ये 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर कर चुके हैं, जबकि 29 बार रीफ्लाइट्स भी पूरी हुई हैं। इसीलिए स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की अहमियत और विश्वसनीयता बढ़ गई है। बोइंग का फेलियर से अभी स्पेसएक्स सिर्फ अकेला रह गया मार्केट में, क्योंकि अमेज़न का जो ब्लू होराइजन वो अभी सक्सेसफुली इस ढंग का दिखा नहीं पाया। तो इसमें स्पेसएक्स का कॉमर्शियली एक बहुत बड़ा सक्सेस है, उसका रेपुटेशन के लिए बहुत सक्सेस है, बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। और ये फिर से दिखा दिया कि देखो, माल डिलीवरी करना है, गुड्स जो स्पेस स्टेशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो गुड्स डिलीवरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, फूड, वाटर, उसके लिए भी, और सेफली इंसान को, जो एस्ट्रोनॉट है, उनको भी डिलीवरी करने के लिए ये आज के दिन में सबसे सुरक्षित और एश्योर्ड स्पेस डिलीवरी कैप्सूल है। तो ये बोथ कॉमर्शियल एंड रेपुटेशनल स्पेसएक्स के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। खास बात यह है कि बोइंग के अंतरिक्ष यान पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस मामले की गड़बड़ी के बाद तो नए सिरे से सोचने की जरूरत है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को मजबूरी में अंतरिक्ष में 8 दिन की जगह 9 महीनों से भी ज्यादा समय तक ठहरना पड़ गया, लेकिन ये रुकना सुनीता के खाते में कई रिकॉर्ड्स भी जोड़ गया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। दो 286 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद सुनीता विलियम्स जब कुछ घंटों में ही इस धरती पर उतरेंगी, तो कुछ रिकॉर्ड भी उनके नाम पर उतरेगा। इस साल जनवरी में विलियम्स ने किसी भी महिला के लिए स्पेस वॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुच विल्मोर के साथ उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक की है, यानी इतना समय वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर अंतरिक्ष में रहे या अंतरिक्ष में चले और मेंटेनेंस का काम करते रहे। इससे पहले 2012 में सुनीता विलियम्स जब पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गईं, तो अंतरिक्ष में ट्राइथलन पूरा करने वाली पहली शख्स बनी। इस दौरान उन्होंने तैराकी की कमी को पूरा करने के लिए एक वेट लिफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रैप से बंधी रहकर ट्रेडमिल पर दौड़ी।
सुनीता विलियम्स अभी तक कुल मिलाकर 600 से ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। सुनीता का यही अंदाज उन्हें हीरो बनाता है और इसलिए जब उनको वापस लाने पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया तो उनकी काफी किरकिरी भी हुई थी। They left him alone. Biden left him up there. And what do you know about that? I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor. Can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. दरअसल स्पेस में सुनीता के काम बोलते हैं, उनके रिकॉर्ड बोलते हैं। इस एक यात्रा में 286 दिन अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता विलियम्स एक यात्रा में तीसरे सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर बिताने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 बार स्पेस वॉक किया है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए हैं। इस मामले में वो पहले स्थान पर हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड की कीमत भी चुकानी पड़ती है। उन्होंने अंतरिक्ष में जो लंबा समय गुजारा है, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ा होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर जब वापसी होगी तो उनके सामने कुछ शारीरिक दिक्कतें भी आएंगी। दोनों ही लंबे समय से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर हैं और नीचे लौटने पर उन्हें पहले अपने शरीर को ग्रेविटी के हिसाब से ढालना होगा। नासा के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ के मुताबिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को बेबी फीट का अनुभव होता है, यानी आप अपने पैर के तलवे की जो मोटी चमड़ी है उसे धीरे धीरे खो देते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को वापस धरती पर लौटने पर चक्कर आने या जी मितलाने जैसे साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उबरने में कई हफ्ते लग सकते हैं। वहीं अंतरिक्ष से वापस लौटने में शरीर को नए सिरे से ढालने में कई हफ्ते लग जाते हैं। साथ ही मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण शरीर को संतुलित करने वाला सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। शरीर में बोन डेंसिटी लॉस भी होता है, यानी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। 3 दिन के लिए स्पेस में जाएंगे और स्पेस जब हम बोल रहे हैं ये सारे लो अर्थ ऑर्बिट, धरती का निचली हिस्सा जो मैंने बोला 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में, यहाँ ज्यादा लोग जो स्पेस स्टेशन हो कुछ भी हो यहाँ जाते हैं। तो इतने में यदि आप 3 दिन जाएंगे व 2 दिन जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। आने के बाद थोड़ा बहुत टेस्ट करके छोड़ देते हैं। लेकिन लंबा दौरान जो रहेंगे, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी जीरो नहीं होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के दौरान क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्री फॉल हो रहा है तो आपको जो बोन्स है, हड्डी का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्योंकि हड्डी हम जब धरती में चलते फिरते हैं तब हर मोमेंट में, हर मुहूर्त में आपको धरती का ग्रेविटी खींच रहा है। आपको मसल और हड्डी उसको खिलाफ काम करके आपको सीधा रख रहा है, चला रहा है। तो उसमें मसल, हड्डी और जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें बहुत काम करना पड़ता है। हार्ट, हड्डी का सिस्टम, मसल का सिस्टम। लेकिन जब आप एक ऑर्बिट में घूमते हैं तब इसके ऊपर आपको ग्रेविटी का अट्रैक्शन के खिलाफ आपको चल नहीं पड़ता है, आपको वेटलेस है। तो ये जो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस आप इसका खिलाफ प्रेशर नहीं कर रहे हो, इससे आपको वास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो आपको बोन्स और मसल्स ये बहुत वीक हो जाते हैं। इसके लिए एस्ट्रोनॉट एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज काफी नहीं है। 9 महीना रहने के बाद, आने के बाद इनको काफी दिन समय लगेगा कि ये तीनों सिस्टम को स्ट्रेंथ फिर वापस लाए। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर लौटने के बाद उनकी खास देखभाल की जाती है। लेकिन इतने जोखिम भरे काम के लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों की कमाई के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनीता विलियम्स अमेरिका में सबसे उच्च सरकारी तनख्वाह वाले ग्रेड में आती हैं, जहां उनकी तनख्वाह $1,25,133 से $1,62,672 प्रति वर्ष होता है। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के कारण उन्हें अतिरिक्त $93,850 से $1,22,000 तक मिलेंगे। लेकिन नासा की दैनिक भत्ता $4 प्रतिदिन है, यानी कि $1,144 ही एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे उनकी कुल कमाई 94,998 से $1,23,152 तक की रहेगी। जाहिर है कि ये कमाई से ज्यादा जुनून का मसला है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर एक विशेष सूचना आपको दे दूं। आज रात से ही एनडीटीवी इंडिया पर आप विशेष कवरेज देखेंगे
और तड़के सुबह 3 बजे से लाइव कवरेज में हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जब उनका स्पेसक्राफ्ट धरती से टच करेगा फ्लोरिडा में। खास इंतजाम हमने किए हुए हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अजय लेले साहब जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने स्पेस एनालिस्ट हैं, आप कह सकते हैं अंतरिक्ष मामलों के वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं। उनसे बात करते हैं। लेले साहब शुक्रिया, धन्यवाद। मैं 1 फरवरी 2002 को भी एंकरिंग कर रहा था जब कल्पना चावला लौट रही थी। आज सुनीता विलियम्स के वापस आने की बात है। हम सब के मन में वो धुगधुगी बनी हुई है। कितना सेफ है ये लैंडिंग और क्या अंतर है कल्पना चावला वाली लैंडिंग में और सुनीता विलियम्स वाली लैंडिंग में? मेरे विचार से हमें ये देखना है कि कल्पना चावला जिस यान से वापस आ रही थी वो एक स्पेस शटल था। अमेरिका ने स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में ही बंद कर दिया है। स्पेस शटल प्रोग्राम ऐसा होता है कि आपका जो यान ऊपर जाता है वो एज ए एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, फिर एज ए स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट करता है और बाद में जब वापस आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री के बाद, री एंट्री के बाद रनवे के ऊपर लैंड होता है लाइक ए एयरक्राफ्ट। आज का जो क्राफ्ट है स्पेसएक्स का, वो अलग क्राफ्ट है। वो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन सॉर्ट ऑफ अ मॉडल है, जो रशियंस का या अर्लियर सोवियट्स का मॉडल था सोयूज का, वैसा ही वाला ये मॉडल है। तो इसमें ये 2 अंतर फर्क है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम्स अर्थ के री एंट्री में होते हैं, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है उसका टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो चाहे आप कौन से भी स्पेसक्राफ्ट से एंटर करें अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आपको वो टेम्परेचर से उलझना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपका थर्मल शील्ड होता है। कल्पना चावला का जो स्पेसक्राफ्ट था उसका थर्मल शील्ड में प्रॉब्लम आ गए थे और इसीलिए पूरा वो स्पेसक्राफ्ट इतना भारी टेम्परेचर झेल नहीं पाया और वो नष्ट हो गया था। इसका जो थर्मल शील्ड है वो काफ़ी टेस्टेड थर्मल शील्ड है। काफ़ी दिनों से स्पेसएक्स ये मिशंस लेके जा रहा है। सो मेरे विचार से ये थर्मल शील्ड में और क्या है कि कल्पना चावला के एक्सीडेंट के बाद काफ़ी सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, काफ़ी सारा इनोवेशन किया गया है। तो थर्मल शील्ड भारी मात्रा में मैं ये कहूँगा कि सेफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेले साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं कि कल सुबह सब कुछ ठीक ठाक होगा और सुरक्षित सुनीता विलियम्स घर लौट आएंगी। और अब बारी है बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाने की कि कल की बड़ी घटनाएं क्या हैं, यानी कैलेंडर में कल क्या है। कल का दिन बेहद खास है। कल तड़के नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने के अंतराल के बाद पृथ्वी पर लौट रही है। उनके साथ अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी हैं। सुनीता स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन से लौट रही है। कल सुबह 3:27 पर ये यान धरती पर टच करेगा फ्लोरिडा में। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को कल ईडी ने पटना में पूछताछ के लिए बुलाया है। उनकी पेशी नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में हो रही है। आज इसी मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से भी ईडी ने पूछताछ की है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।